प्री स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल लेकर आया। आपके लिए भोपाल का सबसे बेस्ट एमबीए कोर्सेज बेस्ट फैकल्टी के साथ, वह भी निशुल्क एमपी स्कॉलरशिप बेस से आपके पास मौका है। एक बेस्ट एमबीए होल्डर बनने का तो जल्द ही नीचे दिया गया नंबर से संपर्क करें और वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल से एमबीए करिए। 7581928883। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिनके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राइट अ नोट ऑन इमरजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जनरली आज भी हम देखें तो सर्विस सेक्टर बहुत लो है। जो ग्रोइंग सेक्टर था, मतलब प्रीवियस अगर हम 2 या 3 डेकेड पहले की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर से फिर हम मैन्युफैक्चरिंग पाए, मैन्युफैक्चरिंग से फिर हम सर्विस इकोनॉमी पाए। तो इसकी इमरजेंस क्या थी, व्हाट वाज द नीड कि हमें सर्विस इकोनॉमी पे आना पड़ा, और इससे पहले किस तरीके की मार्केटिंग होती थी। तो हमें पहले ब्रीफ में लिखना पड़ेगा बिफोर द 1990s एरा कि उस टाइम पे किस तरीके की इकोनॉमी थी, किस तरीके में इंडिया में किस तरीके के बिजनेसेस हुआ करते थे, और उसके बाद नीड क्यों बड़ी सर्विस इकोनॉमी से। तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन लिख सकते हैं बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। जैसे अगर हम यूएसए में बात करें तो यूएसए में एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं है, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं है, बट यूएसए में सबसे ज़्यादा है सर्विस इकोनॉमी। और सर्विस इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आपको सर्विस के लिए लोगों की ज़रूरत है। वो आपका एआई, मार्केटिंग, रोबोटिक्स, मशीन, इन सब से नहीं हो सकता। सर्विस के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर हो जाता है यहाँ पे सर्विस सेक्टर। और इसी तरीके से अगर इसको कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से, जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, एज़ कम्पेयर टू सर्विस इकोनॉमी। तो इंडिया में जब एलपीजी आया, जब 1990s में इंडिया की इकोनॉमी बहुत डाउनफॉल कर गई थी, तो उस टाइम पे आईएमएफ ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे इंडियन इकोनॉमी में। तो हमें उसके बारे में इसमें लिखना पड़ेगा, और इसकी डिटेल वीडियो आपको हमें हमारे टॉपिक में मिल जाएगी, हमारे सेपरेट वीडियोज़ में मिल जाएगी। नेक्स्ट इज डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज में आपके ना हेड्स अलग अलग मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हो। आपकी बुक में भी अच्छे तरीके से गिवन है कि आपके सब हेडिंग्स हैं अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो इसमें आपके अलग अलग क्राइटेरियाज बन जाएंगे। आप सबके अलग अलग पाई चार्ट्स बना सकते हैं इसमें। और फिर इन चार्ट्स में जैसे कि आपका टेंजिबिलिटी है, तो आपका जो सर्विस होती है बेसिकली सर्विस आपकी कितनी ज़्यादा इंटेंजिबल है या उसका गुड से कितना ज़्यादा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी कार को सर्विस कराने लेके जाओगे तो आपकी कार एक गुड हो गई, बट आपका जो सर्विस प्रोवाइडर जो आपकी कार को सही कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, वो उससे आपकी गाड़ी को सही करके दे रहा है, उसमें कोई वो गुड्स आपको सप्लाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर आप उसको कंपेयर करोगे डॉक्टर से, तो जो डॉक्टर आपको सर्विस देता है वो कंप्लीटली सर्विसेज होती हैं, कंप्लीटली इंटेंजिबल होती हैं, बिकॉज जो वो आपको सर्विसेज दे रहा है, जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो प्रिस्क्रिप्शन आप फील नहीं कर, आप सिर्फ उसको देख सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। बेसिकली जो उसने पर्चा लिख के दिया, वो पर्चे से आप सही नहीं होगे। जो उसने मेडिकेशन दी है, जो उसने आपका डायग्नोसिस किया है, वो आपको मेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो टीचर आपको लेक्चर, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लेक्चर के फॉर्म में है, वो उनके नॉलेज के फॉर्म में है। तो इसको हम ले लेते हैं कैश के फॉर्म में, नॉलेज एज अ सर्विस। सिमिलरली जो आपकी जैसे TCS हुई, इन्फोसिस हुई, जो आपके टेक्निकल कंपनीज़ हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। सो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्विस इकोनॉमी में कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझो। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कस्टमर आ रहा है उसका बिहेवियर किस तरीके का है। वो बिहेवियर आप समझ सकते हो अपनी खुद की सर्विसेज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में कोई नई सर्विसेज लॉन्च करूँ जिसके बारे में किसी ने ना सुना हो, एकदम न्यू अनटैप्ड मार्केट हो, तो वहाँ पे कस्टमर को, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है, तो आपको उसको पहले लिटरेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इस तरीके की भी कुछ सर्विसेज हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे 5G सर्विसेज हैं, इंडिया में बहुत न्यूली लॉन्च हुई हैं। अब 5G सर्विसेज की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके लोग इसको यूज़ करेंगे। बट बेसिकली इंडिया में क्या कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी, जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वो उसके आपको एडवांटेजेस नहीं बता रहे हैं, वो आपको फ्री में 5G सर्विसेज दे रहे हैं ताकि आप एंजॉय करो बस एक फास्टर सर्विस कि 4G से कंपैरेटिवली आपको बहुत एक फास्टर सर्विस मिल जाएगी। लेकिन उसके क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, उसके ऊपर कंपनी फोकस नहीं कर रही है। सो बेसिकली इंडिया में जो मार्केटिंग हो रही है वो कंज्यूमर किस तरीके का है। कंज्यूमर को चाहिए कि सस्ते में आपको चीज़ें मिलें, फास्टर सर्विसेज मिलें, दैट इज़ द की पर्सपेक्टिव। तो आपको अपने कंज्यूमर को समझ लिया कि आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए। नेक्स्ट इज
राइट अबाउट सर्विस लाइफ साइकिल। सर्विस लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ही सिमिलर होते हैं, जिसमें कि आपका एक इंट्रोडक्शन फेज़ होता है, इंट्रोडक्शन फेज़ के बाद आपका ग्रोथ फेज़ होता है, उसके बाद फिर एक स्टैग्नेंट फेज़ आता है और उसके बाद फिर डिक्लाइन फेज़ आता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को रिट्रीट कर लेते हो। जैसे कि अगर हम देखेंगे टेलीकॉम सर्विसेज में जो 5G सर्विसेज हैं वो अभी हैं इंट्रोडक्शन फेज़ पे, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें 2G सर्विसेज से तो 2G सर्विसेज बिल्कुल डिक्लाइन हो गई हैं। अगर हम 4G सर्विसेज की बात करेंगे तो वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं। तो हर एक सर्विस का एक अलग लाइफ फेज़ होता है और जब उसका मैच्योरिटी फेज़ होता है, जब वो स्टैग्नेंट हो जाता है तो वो अपने पीक को एंजॉय करता है। उस टाइम पे कंपनी को ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लोगों को ऑलरेडी उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता होता है। बट जब वो डिक्लाइनिंग फेज़ में आ रहा है, जब उसकी धीरे धीरे मार्केटिंग कम हो रही है, लोग उसका यूजेज कम कर रहे हैं, तब आप उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग करोगे ताकि वो वापस से पेनिट्रेट करके मार्केट में एंटर कर पाए और वापस अपने पीक को अटेन कर पाए। बट अगर वो वापस से अटेन नहीं कर रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को या सर्विस को वापस से बैक ऑफ कर लोगे, आप नए सर्विसेज या नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करोगे मार्केट में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पीपल एंड सर्विसेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इज पीपल, बिकॉज लोगों के बिना आपकी कंपनी नहीं चलेगी। सबसे पहले पीपल कौन है? जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो कि आपके सर्विसेज को खरीद सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको मैंगो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैंगो इज़ अ गुड, बट मैंगो के बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। मैंगो की कुछ वैरायटीज़ आती हैं जो कि 2 लाख 3 लाख के 1 kg मिलते हैं। तो क्या 2 लाख का मैंगो हर एक इंडियन सिटीज़न या फिर वर्ल्ड में हर एक सिटीज़न उसको अफोर्ड कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो जैसे गुड्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि हर एक पर्सन अलग गुड्स को प्रेफर करता है। जैसे कि हम कार्स देखते हैं तो कुछ लोग नैनो जैसी कार भी खरीदते हैं, नैनो, ऑल्टो 800, कुछ लोग लैम्बोर्गिनी, पोर्शे भी खरीदते हैं। सो हर एक गुड के लिए, हर एक सर्विस के लिए एक अलग कस्टमर क्लाइंट आपके लिए होता है। तो आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल क्लाइंट को समझना है और उनको किस तरीके से आपको किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, इसके अप्रोचेस आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। एंड द लास्ट इज राइट अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब लास्ट में अगर हम पूरी सर्विसेज इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ें, तो उसमें लास्ट में आपका आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उससे आपका कस्टमर कितना ज़्यादा खुश है। तो आपने मान लीजिए एक उसको सर्विसेज दी, अब लेट सपोज कि आपने उसको ऑटोमोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करी या फिर आपने उसको थिएटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोई एक मूवी लगी है, आप वो मूवी देखने गए किसी थिएटर में, बट उस थिएटर में एसी नहीं चल रहा है, तो आपका क्या कस्टमर सेटिस्फाई होगा? ऑब्वियसली नहीं। इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो आपको एसी की बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतना ज़्यादा क्राउडेड है और पूरा का पूरा क्लोज एनवायरनमेंट है, तो उसमें एसी आपका मस्ट हो जाता है। आपका जो साउंड सिस्टम है वो बहुत ही फीबल है, मतलब जो बीच में बैठा हुआ है उसको साउंड अच्छे से आ नहीं रहा है, तो उसका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट आपकी कंपनी क्या कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल आप PVR गए और PVR में आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो अब PVR आपने सिर्फ मान लीजिए आपने भोपाल में एक्सपीरियंस किया था कि बहुत आपको ख़राब एक्सपीरियंस मिला, लेकिन आप पैन इंडिया कहीं पे भी PVR पे फिर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसके आप बैड रिव्यूज़ दोगे। तो एज अ कंपनी आप क्या चाहोगे कि आपके कोई भी कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो आपके उसके एक्सपीरियंस को बिल्डअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो सकता है कि आपकी एक बार आपके स्टाफ से कुछ गलती हो गई होगी एसी चालू करने में, या फिर कुछ टेक्निकल एरर आ गया होगा, या फिर कोई मैकेनिकल एरर आ गया होगा, तो आप वो अपने कस्टमर को समझा सकते हो और ऑब्वियसली उसका बैड एक्सपीरियंस है तो उसके अगेंस्ट में आप उसको कुछ ऑफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर उसने एसी का एक बार उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो आपको उसको नेक्स्ट टाइम 50% ऑफ दे सकते हो, आप उसको पॉपकॉर्न फ्री दे सकते हो। इस तरीके से कुछ गुडीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हो, कुछ मर्चेंडाइज ऐड कर सकते हो, जिससे कि वो ऑब्वियसली उसका एक एक्सपीरियंस बुरा हुआ है लेकिन ऑन द अदर पार्ट आप उसके एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हो। सो इसी तरीके से आप बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। बट अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसका रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप उसके ऊपर फॉलो अप कर पाओ और जो नेक्स्ट आपके पास कस्टमर आ रहा है वो आपसे डिससेटिस्फाई नहीं हो। आपका ऑलरेडी एक कस्टमर जा चुका है बट जो नेक्स्ट आपके पास कस्टमर्स आने वाले हैं आप उनको ये सेम प्रॉब्लम वापस से फेस ना करनी पड़े, उसके लिए आप उसको एरर को ही इरेडिकेट करने की कोशिश करोगे। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन ऑन सर्विस मार्केटिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।